हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुऑन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसमें हम आधुनिक इतिहास की ओर बढ़ चुके हैं। और आधुनिक इतिहास में जो हमने देखा था पिछला क्लास, उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 से लेकर 1920 तक का जो कालखंड रहा, भारत में भी और छत्तीसगढ़ में भी जो प्रभाव पड़ा, उसको हमने बारीकी से देखा और समझा था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे 1922 या 1919 से क्या यहाँ पर परिवर्तन होते हैं, छत्तीसगढ़ में भी और भारत में भी, क्योंकि यहाँ पे आपको भारतीय इतिहास के बारे में समझना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और साथ ही साथ आपको आगे भी बढ़ते जाना है। जब 1947 स्वतंत्रता की भी बात होती है तो आपको भारतीय इतिहास के साथ ही इसे पढ़ना है। तो यहाँ पर 1919 के समय में, इसके पहले ही रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट आता है जिसके साथ हम शुरुआत करेंगे। 1919 में एक रॉलेट एक्ट बनाया जाता है। इस रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। रॉलेट एक्ट को 10 दिसंबर 1917 में यहाँ पर समिति इसके लिए गठित की जाती है कि इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या नियम कानून होंगे। दूसरी चीज़, 15 अप्रैल 1918 को समिति जब बन जाती है तो अपनी रिपोर्ट पेश करती है। अच्छा, ये समिति जो बन रही है अंग्रेजों के द्वारा है, भारतीयों के द्वारा नहीं, अंग्रेज बना रहे हैं। तो अंग्रेज यहाँ पर समिति में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और 18 मार्च 1919 को ये रॉलेट एक्ट पारित हो जाता है। अब ये रॉलेट एक्ट का विद्रोह क्यों हो रहा था, इस चीज़ का विरोध क्यों हो रहा था, इसको भी आपको समझना जरूरी है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ है जिसको आपको अगर समझ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि विद्रोह या विरोध इसके लिए क्यों हुआ था भारतीयों के द्वारा। तो यहाँ पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए गए थे क्योंकि इसे काला कानून बोला गया था, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जा रहा है तो उसके लिए ना वकील होगी, ना दलील होगी, ना किसी भी प्रकार की उसका अधिकार होगा। इस नाम से इसे काला कानून भी बोला गया क्योंकि इसमें अंग्रेजों को अधिकार मिल जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई भारतीय अगर कुछ कहता है तो उसे ये जेल में डाल देंगे, जिसकी कोई वकालत, कोई इसमें कार्रवाई किसी भी प्रकार से नहीं होगी। जिस कारण से रॉलेट एक्ट का बहुत ही भारी विरोध पूरे भारतवर्ष में होता है। छत्तीसगढ़ में भी हम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट के लिए यहाँ पर 1919 में छत्तीसगढ़ में भारी विद्रोह होता है, विरोध किया जाता है, जिसमें मुंजे के द्वारा 20 मार्च को दादा साहब खापर्डे और राघवेंद्र राव रविशंकर शुक्ल के द्वारा एक साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में अपना प्रदर्शन किया जाता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है। और रतनपुर में जो पुरुषोत्तम जी होते हैं उनके द्वारा जो खूटाघाट बांध है, वहाँ पर कार्य को, जो बांध बनने का कार्य है, उसे रोक कर वहाँ पर मजदूरों को संबोधित करते हैं और बताते हैं कि यह कानून क्यों हमारे लिए बहुत ही विपरीत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जो उस समय के नेता होते हैं यहाँ पर विरोध करते हैं। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में एक जो व्यक्ति होते हैं, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली जाती है अंग्रेजों के द्वारा। और यहाँ पर इस गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर, जो पंजाब में अमृतसर है, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं कि जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को जो गिरफ्तार किया गया है उसे आप रिहा करें। यह मांग लोगों द्वारा उठाई जाती है। और ये जिस जगह ये इकट्ठा होते हैं वह जगह होती है जलियांवाला बाग में बहुत ही भारी भीड़ इकट्ठा हुई रहती है, जिसकी बात अंग्रेजों को पता चल जाती है। और अंग्रेज जनरल, जिसका नाम होता है जनरल डायर के द्वारा 13 अप्रैल 1919 को जब यह जनसभा चल रही होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गोलीबारी करके लोगों को मार दिया जाता है, जो विश्व में
एक काला दिन आप इसे मान सकते हैं कि इतना नरसंहार नहीं देखने मिला था, जिसके विरोध में भारतीय और भी ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। बहुत ही अत्यधिक रूप से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। जलियांवाला बाग के बाद जो समय आता है ये 13 अप्रैल 1919 की बात है, और इसी समय पर एक परिदृश्य में या इसके पीछे जो बैकग्राउंड में एक कहानी और चल रही होती है। अगर हम देखें कि 1914 में, जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और 1914 से लेकर 1918 तक यह विश्व युद्ध चलता है। यह विश्व युद्ध चलता है। इस विश्व युद्ध में एक तुर्की नाम का देश होता है। तुर्की नाम का देश होता है, तुर्की, जिसे अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने पड़ते, हार झेलनी पड़ती है। और उस तुर्की नाम के देश में एक राजा हुआ करता था, जिसे जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वह खलीफा की उपाधि दिए हुए थे, और इस खलीफा के पास बहुत सारे अधिकार हुआ करते थे। इन अधिकारों को अंग्रेजों के द्वारा जब विश्व युद्ध में जब हार जाते हैं तो इनके जो पूरे अधिकार हैं इसे समाप्त कर दिए जाते हैं और इन्हें खलीफा के पद से हटा दिया जाता है। और जैसे ही इन्हें ये खलीफा के पद से हटाया जाता है, पूरे जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं ये आक्रोशित हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करते हैं जिसका नाम होता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है, जिसमें भारत में अगर देखें तो मुख्य रूप से अली बंधुओं का नाम आपको देखने मिलेगा। मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली, इनके साथ में भी इनके सहयोगी होते हैं, जिसमें हम देखते हैं हजरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके द्वारा भी ये आज़ादी की शुरुआत यहाँ पर कर दी जाती है कि तुर्की के जो खलीफा है उनका पद उन्हें वापस किया जाए और वह पद फिर से बनाया जाए, जिसके लिए यह मूवमेंट शुरुआत की जाती है। और यह जो आंदोलन चलता है 1919 से लेकर 1922 तक, 1919 से लेकर 1922 तक यह कालखंड चलता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि गांधी जी जो है, महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत आ चुके होते हैं। अफ्रीका से भारत आ चुके होते हैं 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है भारत में आगमन इनका हो जाता है। और महात्मा गांधी जी जैसे कि उन्होंने वहाँ पर अफ्रीका में एक आंदोलन चलाया था, सत्याग्रह का आंदोलन चलाया था, उसी प्रकार वह जब भारत में भी आते हैं तो वह देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है लोगों को, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, जिस कारण से उनके द्वारा असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की जाती है। और ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत पहली बार होती है जहां पर कांग्रेस महासमिति की अधिवेशन होती है, जो कोलकाता में होती है सितंबर 1920 को। और यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय अध्यक्षता कर रहे होते हैं। यहाँ पर गांधी जी अपनी बात रखते हैं कि हमें अंग्रेजों को असहयोग करना है, कोई भी किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना है। यह प्रस्ताव इस समिति के सामने रखते हैं। और आगे चलकर जब दिसंबर में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उस अधिवेशन में जो नागपुर अधिवेशन होता है, उस नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित कर लिया जाता है सर्वसम्मति से। सभी लोग इस आंदोलन का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि गांधी जी आप इस आंदोलन को चलाइए, हम आपके साथ हैं। और यह असहयोग आंदोलन का टाइमिंग भी आप देखेंगे, समझेंगे तो एक टाइमिंग की ये कि खिलाफत आंदोलन साथ ही साथ चालू हो चुका है और गांधी जी भी समझ जाते हैं कि इससे अच्छा समय नहीं है, आगे हम अगर देखेंगे तो ऐसा समय फिर नहीं मिलेगा हमें। तो उनकी कोशिश रहती है कि खिलाफत आंदोलन तो चल ही रहा है, उसके साथ ही साथ हम अपना असहयोग आंदोलन भी चला देते हैं।
और इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम और अन्य धर्म के भी लोग भी इस आंदोलन में एक साथ शामिल हो जाते हैं। असहयोग आंदोलन में हम देखेंगे कि सितंबर 1920 से लेकर यह भी जो चलता है फरवरी 1922 तक, जब चौरी चौरा का जब तक कांड नहीं होता तब तक यह आंदोलन चलता है और पूरे भारतवर्ष में बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से इसे चलाया जाता है। और गांधी जी इसी समय जब ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो दो जो कुछ प्रमुख लोग हैं उनके द्वारा अपनी उपाधियां भी वापस कर दी जाती है। जैसे गांधी जी ने अपनी एक उपाधि अंग्रेजों के द्वारा जो दी गई थी वह थी कैसरे हिंद, यह उपाधि लौटा दी। और दूसरे जो थे सर की उपाधि लौटा देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, और एक और व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने भी सर की उपाधि यहां पर लौटा दी। तो ये क्या हो रहा है कि अंग्रेजों को हमको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देना है और इन्होंने जो उपाधियां भी दी है उसे हम अस्वीकार करते हैं। इस असहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य होता है उसमें कुछ प्रमुख है कि सरकारी निकाय, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें जो भी पद में अगर कोई व्यक्ति है, भारतीय व्यक्ति है, वह उस पद को त्याग दे। दूसरी चीज कि जो अगर किसी भी सरकारी नौकरी के अलावा दरबार में या अन्य रूप से अंग्रेजों के साथ शामिल है तो उसे त्याग दे। सरकारी कॉलेज स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं वो वहां के स्कूल को छोड़ दें, और अगर वो बच्चा स्कूल छोड़ रहा है तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई थी, एक राष्ट्रीय विद्यालय करके शुरू किया गया था। अगर किसी भी अंग्रेज के स्कूल में वह जा रहा है तो वहां उसे छुड़वा दिया जाता था और राष्ट्रीय विद्यालय में भेजा जाता था। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। वैसे ही जो ब्रिटिश अदालत है उसका भी बहिष्कार किया जाता है। जो वकालत है उसे भी बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, वो ये सब अदालत की कार्यवाही या जो भी प्रक्रिया है उसे छोड़ देते हैं। और सबसे मेन होता है स्वदेशी कपड़ों का उपयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। बोला जाए सबसे मेन जो शब्द होता है, असहयोग आंदोलन तो एक आंदोलन है परंतु इसका सबसे मेन शब्द है, अगर आपको कभी पूछा जाए तो बहिष्कार। हर चीज का अंग्रेजों द्वारा जो भी चीज दी गई, बनाई गई, पहनने को कपड़े भी दिए गए, उसे पूरी तरीके से बहिष्कार करना और खुद से स्वदेशी चीजों का उत्पादन करना, जिसे स्वदेशी आंदोलन तो आप जानते ही 1905 के आसपास भी शुरुआत किया गया था, वही एक दूसरे रूप में फिर से हमें देखने मिलेगा। कपड़ों की भी एक प्रकार की पूरी होली जला दी जाती है, हर कोई खादी वस्त्रों का उपयोग करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ क्या थे असहयोग आंदोलन के विशेष रूप से उद्देश्य में आता है। गांधी जी का जो प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा होता है उसे हम देख लेते हैं, क्योंकि अब हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव डालता है, इनका क्या क्या इफेक्ट पड़ा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, उसको भी तो समझना जरूरी है। तो समझते हैं। अब गांधी जी थे कोलकाता में, दिसंबर की बात है 1920 की। 1920 में गांधी जी यहां पर कोलकाता में होते हैं और कोलकाता में पंडित सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जाते हैं गांधी जी को बुलाने। और क्यों गए थे? क्योंकि कंडेल नहर जो धमतरी में स्थित है वहां पर एक किसानों का आंदोलन चल रहा था, जिसकी अगुवाई करने के लिए गांधी जी को बुलाने ये गए होते हैं। और जब गांधी जी उनके साथ आते हैं, कोलकाता से रायपुर स्टेशन में आते हैं, तो उनके साथ एक व्यक्ति और होते हैं। जैसे मैंने बताया था खिलाफत आंदोलन चल रहा होता है, तो इनके साथ खिलाफत आंदोलन के एक यहाँ पर नेतृत्व करता होते हैं जिनका नाम होता है शौकत अली, गांधी जी और पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये तीन व्यक्ति जो हैं स्टेशन में उतरते हैं, और जब ये रायपुर में उतरते हैं तो इनके कदम पड़ते ही उनको एक सबसे बड़ी खुशखबरी मिलती है कि जो कंडेल नहर सत्याग्रह चलाया गया या किसानों को जो आंदोलन था वहाँ पर, उस आंदोलन में हम सफल हुए। तो ये गांधी जी के प्रवेश में या उनके कदम पड़ते ही सबसे अच्छा एक पॉजिटिव वर्क, एक सकारात्मक कदम यहाँ पर देखने मिलता है। उसी दिन गांधी जी के अगर प्रवेश का आपको डेट पूछा जाए तो आप डेट बताएंगे 20 दिसंबर
1920 को गांधी जी आए थे। 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी आए थे और आते ही उन्होंने जो रायपुर में जो आज देखते हैं आप गांधी चौक, वहां पर बहुत ही बड़ा जन सैलाब उमड़ा था और उस जन सैलाब को गांधी जी ने वहां पे संबोधित किया था, जिस कारण से वह गांधी चौक बना है और आज भी आप उसे देख सकते हैं। तो ये था गांधी जी का प्रभाव। जब ये गांधी जी यहां से रायपुर से धमतरी की ओर जाते हैं, अब धमतरी क्यों गए? क्योंकि कंडेल नहर सत्याग्रह के नाम से गए थे। तो धमतरी से जाते हैं, रायपुर से जाते हैं धमतरी और धमतरी में यहां पर भी एक सभा करते हैं, जिसमें सभा स्थल जो होता है वह होता है जानी हुसैन का एक बाड़ा। जानी हुसैन के बाड़े में धमतरी में एक आयोजन किया जाता है जहां पर ये शामिल होते हैं और यहाँ पर जो इतनी भीड़ होती है, लोगों का उत्साह उल्लास, यह एक देखते ही बनता है कि गांधी जी आ गए हैं, हमको मिलना है उनसे, किसी भी प्रकार से आने हम अलग नहीं होंगे, इनसे मिलना ही है। हर किसी व्यक्ति की कोशिश थी। और जब मंच में ले जाना होता है तो गुरूर के एक व्यक्ति होते हैं, व्यापारी, उनका नाम है उमर सेठ। उमर सेठ जो है ये क्या करते हैं, गांधी जी को अपने कंधे में बैठा लेते हैं और कंधे में बैठा के ले आते हैं। कहाँ? मंच में ले जाते हैं और वहाँ से जो गांधी जी ने भाषण दिया उसको सुनकर लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, गदगद हो जाते हैं। जिसमें एक जमींदार होते हैं जिनका नाम है बाजीराव कृदंत। बाजीराव कृदंत, यहाँ पर देखेंगे, बाजीराव कृदंत जी जो है उनके द्वारा 501 रुपये गांधी जी को तिलक स्वराज जो फंड इन्होंने बनाया होता है गांधी जी ने, तो इस तिलक स्वराज फंड में अपने से यहाँ पर भेंट प्रदान करते हैं और वहाँ के ग्रामीण भी जो हैं गांधी जी को कुछ सहायता प्रदान करते हैं। धमतरी से जब गांधी जी वापस आते हैं रायपुर में तो फिर से एक सभा लेते हैं, महिलाओं की एक सभा लेते हैं, जहाँ पर ये अपनी बात रखते हैं कि असहयोग आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है, आप इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं, किस किस तरीके से आपको अंग्रेजों का बहिष्कार करना है, उनके सामानों का बहिष्कार करना है। इन सब चीज़ों को लेकर महिलाओं के बीच में यह जाते हैं और वह जो जगह होती है उसका नाम है आनंद समाज वाचनालय। आनंद समाज वाचनालय आपको पूछा जा सकता है, ध्यान देंगे। आनंद समाज वाचनालय में ये यहाँ पर भाषण देते हैं और महिलाओं के द्वारा स्वेच्छा से जो रायपुर की महिलाएं होती हैं वे स्वेच्छा से अपने गहने आदि जो भी चीज़ें हो सकती हैं तिलक स्वराज फंड में यहाँ पर ये दान करती हैं। और अगर अमाउंट में बात करें, रुपए में बात करें, तो करीबन 2000 रुपये यहाँ पर गांधी जी को दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें कि गांधी जी का पहली बार छत्तीसगढ़ में आप प्रवेश देख लिए हैं और किस कारण आए थे? असहयोग आंदोलन से, असहयोग आंदोलन के लिए। तो असहयोग आंदोलन में आ गए हैं तो अब हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ता है असहयोग आंदोलन का, कैसे कैसे लोग यहाँ शामिल होते हैं, किस तरीके से ये बहिष्कार करते हैं। मैंने बताया ना, बहिष्कार जो शब्द है सबसे इंपॉर्टेंट होता है असहयोग आंदोलन में, क्योंकि तभी तो ये मूवमेंट चलता है जिसमें हम देखते हैं सबसे पहला स्वदेशी वस्तुओं का प्रसार। स्वदेशी वस्तुओं का प्रसार, खादी का प्रयोग करना, विदेशी कपड़ों का त्याग करना, और जो कपड़े बनेंगे वो किससे बनेंगे? चरखे से बनेंगे, न मशीन से बनेंगे, नहीं, चरखे से बनाया जाएगा कपड़े को। और उस चरखे से बने कपड़े का उपयोग करेंगे, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों को जो चरखे से बने कपड़े हैं, खादी वस्त्र, इसका उपयोग करेंगे। जिसमें हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे प्रमुख धमतरी में बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव ने खादी उत्पादन केंद्र खोला और एक व्यक्ति थे जो देवता दीन तिवारी, उन्होंने भी एक खादी भंडार के नाम की दुकान खोली। खादी भंडार के नाम की दुकान खोली और लोगों को जो स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उसके उपयोग के बारे में बताया। इसके बाद दूसरा जो हम आंदोलन देखते हैं या जिस प्रकार से बहिष्कार होता है वह होता है वकालत का त्याग। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वकील होते हैं जो अदालतों में अंग्रेजों के अधीनस्थ कार्य कर रहे होते हैं, तो उनके द्वारा भी ये वकालत को छोड़ दिया जाता है। जिसमें कुछ प्रमुख नाम हैं, आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है।
एक दो लोगों का नाम आप देख लीजिए। दुर्ग में जैसे हैं ठाकुर प्यारेलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा। वैसे ही बिलासपुर में बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव। रायपुर में देखेंगे तो डीके मेहता, रामदयाल तिवारी, रविशंकर शुक्ल, यादवराव देशमुख। ऐसे बहुत से महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी, जिस कारण से अंग्रेजों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सोचना, एक सोच वाली स्थिति बन गई थी कि क्या करें। अब हर कोई यहाँ पर एक बहिष्कार वाला चीज कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय पंचायत की घोषणा कर दी जाती है। राष्ट्रीय पंचायत कि वकालत अगर त्याग दिया गया है, अंग्रेजों के द्वारा अगर न्याय दिया नहीं जा रहा है, अगर वकालत त्याग दिया गया है, तो अगर जो आम जन समूह है, जनता जो है, कहाँ जाएगी न्याय लेने, तो उन्हें निःशुल्क न्याय प्रदान करने की भी एक व्यवस्था की जाती है और एक राष्ट्रीय पंचायत बनाया जाता है जहाँ पर उनके जितनी भी अगर प्रॉब्लम्स है, कठिनाइयाँ हैं, उसका निवारण किया जा सके। जिसमें हम देखते हैं कि मंत्री, रायपुर में जो एक राष्ट्रीय पंचायत बनाया जाता है उसके मंत्री बनते हैं जसकरण डागा। और धमतरी में अगर पूछा जाए तो बाजीराव कृदंत ने तो धमतरी में अपने घर में ही अदालत बना ली थी और स्वेच्छा से या निःशुल्क रूप से ही न्याय लोगों को प्रदान कर दिया करते थे। तो यही एक उद्देश्य था राष्ट्रीय पंचायत का। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जनता को न्याय प्रदान करने के लिए पंचायती न्यायालय का गठन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। वैसे ही हम देखेंगे कि उपाधियों का त्याग, जैसे मैंने बताया था गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, तो उन्हीं को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियां त्याग दी थी, जिसमें प्रमुख थे राय साहब और वामन राय लाखे ने जब एक भाषण दिया जहां पर लोगों को, इस जनसमूह को भाषण दिया, उपाधियों को त्यागा और लोगों के जब बीच में गए तो लोगों के द्वारा वामन राय लाखे को एक उपाधि भी दी गई जिसे हम जानते हैं लोकप्रिय के नाम से। लोकप्रिय की उपाधि इन्हें वामन राय लाखे को किसके द्वारा दी जाती है? जनता के द्वारा दी जाती है। इनके अलावा एक व्यक्ति और होते हैं काजी शेर खां, जिन्होंने खान साहब की उपाधि। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर अलग अलग जो व्यक्ति हैं अपनी उपाधियां भी त्याग देते हैं। और एक और चीज, मादक पदार्थ, ये सबसे बड़ी बुराई होती है समाज में। मादक पदार्थ जो शराब है, ये क्या होता था, अंग्रेजों के द्वारा शुरुआत तो कर दिया जाता था, परंतु जो बच्चों पर, युवाओं पर यह जो दुष्प्रभाव डाल रहा था, इसे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने समझा और युवाओं को एकत्रित किया कि हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए। हमें देश की एकता के बारे में, देश की राष्ट्रीयता के बारे में, आज़ादी के बारे में, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें इन मादक पदार्थों के अधीन रहना चाहिए। तो हम देखते हैं कि रायपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने हर जगह धरना प्रदर्शन किया, जहां भी शराब की भट्टियां थी, शराब बिका करते थे, उस जगह पर इसका विरोध किया और लोगों को बताया कि शराब या जितने भी मादक पदार्थ हैं वह सही नहीं है, यह आपकी जिंदगी को समाप्त कर सकते हैं। वैसे ही बिलासपुर में भी आंदोलन होता है शराब भट्टियों के सामने, जिसमें हीरालाल कलार करके एक व्यक्ति होती है जिनकी शराब भट्टी होती है। वहां पर भी लोगों का जनसमूह उमड़ पड़ता है और तोड़फोड़ मचा देते हैं, जिसके कारण 144 की धारा भी पुलिस के द्वारा यहां पर लगाई जाती है। तो यह कौन किया? जो युवा सत्याग्रही होते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। फिर हम देखते हैं काउंसिलों का बहिष्कार। जो काउंसिल होती थी, जहां पर भारतीय जो है कुछ अपने नेता चुनकर भेजा करते थे काउंसिल में, तो उनके द्वारा भी जो अंग्रेजों की जो काउंसिल होती है उसे त्याग दिया जाता है। जिसमें हम देखेंगे कि रायपुर जिला परिषद में यादवराव देशमुख जी जो होते हैं वो अपनी पोस्ट या पद को त्याग देते हैं। वैसी प्रांतीय जो विधानसभा होते हैं उससे बाजीराव कृदंत के द्वारा इस विधानसभा को त्याग दिया जाता है। काजी शमशेर खान, इन्होंने मजिस्ट्रेट का पद त्याग दिया। और ऐसे ही
हम देखेंगे कि अलग अलग जितनी भी काउंसिल थे वहाँ से जितने भी भारतीय होते हैं इसे छोड़ देते हैं। फिर हम देखेंगे कि गांधी जी के कदमों पर चलते हुए, पद चिन्हों पर चलते हुए यहाँ पर स्थापना की जाती है आश्रम की, जिसमें एक सत्याग्रह आश्रम खोला जाता है रायपुर में 7 फरवरी 19 को पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, और खादी आश्रम खोला जाता है रायपुर में प्यारेलाल और वामन राव लाखे के द्वारा 1921 में। तो यह क्या हो गया? आश्रम। वैसे ही मैंने बताया था राष्ट्रीय विद्यालय की भी स्थापना की जाती है, क्योंकि उस समय बोल दिया जाता है कि जितने भी अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने वाली स्कूलें हैं या अंग्रेजों ने जो स्कूलों की शुरुआत की है, जितने भी स्कूलें उनकी चल रही हैं, बच्चे और युवा वह स्कूल छोड़ दें, तो उनके लिए भी तो कुछ ऑप्शन रखना पड़ेगा कि कहाँ ये अपनी शिक्षा लेंगे। तो उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए, हिंदी माध्यम की शिक्षा प्रदान करने के लिए, एक जन जागृति की शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्यालय की शुरुआत की जाती है। और राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षा के अलावा भी बहुत सारे कार्य करवाए जाते थे युवाओं से, या सिखाया जाता था, ताकि ये आत्मनिर्भर भी हो सके, अंग्रेजों के पीछे इन्हें भागना ना पड़े, अंग्रेजों पर ये डिपेंडेंट ना रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कपड़ा बुनना, बढ़ई का काम, लोहार का काम, ये सब कार्य भी यहाँ राष्ट्रीय विद्यालयों में सिखाए जाते थे, जिसमें राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना या इनके रिलेटेड कहाँ कहाँ पे जो प्रमुख व्यक्ति थे उनके बारे में पूछा जाता है, उसे आप देख लेंगे। यहाँ पर फरवरी 1921 में अगर रायपुर में बात करें तो संचालक समिति के मंत्री होते हैं वामन राय लाखे। इनके द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाती है, जिसमें सहयोग करते हैं रामनारायण तिवारी और उनके सहयोगी होते हैं माधवराव सप्रे, बलदेव प्रसाद आदि। वैसे ही हम देखते हैं कि धमतरी में जुलाई 1921 को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इन्होंने अपने घर में ही राष्ट्रीय विद्यालय की शुरुआत कर दी थी। बिलासपुर में बद्रीनाथ साव, नाम याद रखेंगे, बिलासपुर में बद्रीनाथ साव, धमतरी में बाबू छोटेलाल और रायपुर में वामन राव लाखे और माधवराव सप्रे, इनका नाम याद रखेंगे। तो ये सब क्या कर रहे हैं? अपने अपने जगहों पर एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। और 1921 में राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल, एक नाम भी अगर आप याद रखते हैं हर जगह से तो आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो इन सब व्यक्तियों ने अपने अपने जगह पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की और एक शिक्षा का प्रसार किया। इसी बीच हम देखेंगे एक जो प्रमुख व्यक्ति हैं इस आंदोलन में, ऐसे तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, परंतु इनकी गिरफ्तारी के बारे में प्रश्न आते हैं। तो वो व्यक्ति कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने बिलासपुर में एक राजनीतिक सम्मेलन किया था सनिचरी पड़ाव करके, एक सनिचरी बाजार करके एक जगह है, जहां पर इन्होंने एक बहुत ही बड़ा जन सम्मेलन किया था, जिसमें इनका अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही ओजस्वी भाषण था, बहुत ही आक्रामक रूप भी हमें देखने मिला था। तो 12 मार्च 1921 को इन्होंने यहाँ पर सम्मेलन किया था और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 12 मई 1921 को गिरफ्तार कर लिया गया था और बिलासपुर जेल में डाल दिया गया था, जहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी, जिसके बारे में प्रश्न आता भी है कि माखनलाल चतुर्वेदी की जितनी भी कविताएं हैं उसे आप देख लीजिएगा, उसमें से प्रश्न बनता ही है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने यहाँ पर पुष्प की अभिलाषा के नाम से यहाँ पर कविता लिखी थी। और एक और इनकी पत्रिका थी जिसका प्रकाशन ये करते थे, उसका नाम है कर्मवीर पत्रिका का संपादन भी माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा किया गया था। तो आज की क्लास में हमने 1920 से यहाँ पर शुरुआत कर दी है असहयोग आंदोलन की, और उसका छत्तीसगढ़ में प्रभाव क्या पड़ा उसको पूरा डिस्कस कर लिया है। आगे ये आंदोलन कैसे कैसे चलेगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, उसके बारे में भी हम देखते चलेंगे। इसी के साथ
आप क्या कीजिए, कॉपी में नोट्स भी बनाते जाइए और बार बार रिवीजन भी करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं, उतना ज़्यादा काम आएगा। इसके साथ मैं आपको प्रश्नों का भी अभ्यास कराते रहूँगा और आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।